देखिए, आज की क्लास कंक्लूडिंग क्लास इस चैप्टर का बचा कुचा सारा पार्ट करते हैं। और फिर तो प्रैक्टिस रहती है करने के लिए, और थोड़े से एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस जो होंगे उनका हम डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पर। मैनेजर्स कमीशन का क्वेश्चन करने का तरीका मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, क्यों हम उसको करते हैं। और मैनेजर्स कमीशन जैसे ही आप ट्वेल्थ में जाएंगे, चैप्टर 1 पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, कूद कूद के क्वेश्चंस आएंगे। तब आपको लगेगा यार हमने तो पढ़ा था, लेकिन तब हमने लॉजिक नहीं सीखा था, तो गड़बड़ हो गई। आज मैं आपको बताऊंगा मैनेजर्स कमीशन किस लॉजिक पे काम करता है, वो रेट अपॉन में 100/रेट क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में कर ही लिया था मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड। आज उसका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार सारे के सारे नोट्स में देख लीजिए, कोई ऐसा एडजस्टमेंट तो नहीं जो छूट गया हो। देखिए आप नोट अब आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ, और देख लेते हैं। सब लोग अपना नोट्स खोल लीजिए जरा। पेज नंबर 1 की सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। पेज 2 की, या वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द एडजस्टमेंट्स। पेज 3 भी हो चुका है। पेज 3 में एक एडजस्टमेंट बची हुई है, 28। ये मैं इसके बाद करूंगा। और एक एडजस्टमेंट है 30th, क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, ये हम अभी सीख लेंगे। और 32 कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। अब मेजर पोर्शन हमारा जो है वो है आपका मैनेजर्स कमीशन का कंसेप्ट सिखाना। और उसके बाद फिर मैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स और गुड्स यूज्ड फॉर अप्रूवल बेसिस, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कोई पूछ ले आगे चल के तो वो कर लेते हैं। तो आपके सिलेबस में 16-17 एडजस्टमेंट्स हुआ करती थी, हमने 32 एडजस्टमेंट्स का डिस्कशन आपके साथ किया, टू मेक यू कॉन्फिडेंट एंड टू कवर अप एवरीथिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमने किया। ठीक है। एक चैप्टर और बचता है आपका, सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं उसको। अगर फाइनल अकाउंट आता होगा तो उसको करना ज्यादा आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो पहले समझिए कि कंसेप्ट क्या है मैनेजर्स कमीशन का। ठीक। तो पहले मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। देखो क्वेश्चन में कहता है कि इफ मैनेजर्स कमीशन is to be charged on net profit before charging before charging such commission before charging such commission। तो मतलब कंडीशन 1 है। आपके क्वेश्चन में बोला कि भाई मैनेजर्स कमीशन देना है कितना, 10%। या मैंने बोल दिया कमीशन इज टू बी चार्ज ऑन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। लाइन क्या है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100। ऐसा करते हैं। अगर वो बोले बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो रेट अपॉन में 100 करके करते हैं। लेकिन अगर कहानी आपके पास कहती है क्या, कि इफ मैनेजर्स कमीशन इज टू बी चार्ज्ड इज टू बी चार्ज्ड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कहानी क्या आपके पास है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तब हम क्या बोलते हैं, तब हम तब जो मैनेजर्स कमीशन निकलता है, मैनेजर्स कमीशन जो निकलेगा, कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करके करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या, आप देख रहे हैं जिस प्रॉफिट पर मुझे कमीशन निकालना है वो बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन ही है। यहाँ भी बिफोर चार्जिंग है, यहाँ भी बिफोर चार्जिंग है। लेकिन अगर मुझे मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग बोला नॉर्मल, तो हम रेट अपॉन में 100 कर रहे हैं। और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहे हैं, तो 100 अपॉन में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर रहे हैं, यानी 10 अपॉन में 100 प्लस 10, 5 अपॉन में 100 प्लस 5, ऐसा करके चल रहे हैं। इसका ध्यान रखना आपने।
तो ये तो फॉर्मूला हुआ आपके सामने भाई, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला हुआ। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, ये रेट अपॉन 100 बाई रेट आया क्यों, इसका डिस्कशन मैं आपके साथ अभी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल से करके चलेंगे। ठीक है। और और रीजन भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ती है, कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बढ़िया तो है, इसे काम कर लें, काम आसान भी हो जाएगा, ऐसा क्यों नहीं करते, वो हम रीजन देखेंगे आप, ठीक है। ये आपके सामने मैं दो, ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंडीशन वन है, ये कंडीशन वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास गिवन है, और यहाँ कंडीशन टू दिखा रहा हूँ आपके सामने इधर, कंडीशन टू, केस टू बोल रहा हूँ। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास, ऐसे करके ऐसे करके। कंडीशन वन में लिखा है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे लिखा हुआ है, ये कंडीशन है आपके पास। हमने क्या बनाया है इधर, हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है वो ये है, देखिए ऐसे करके। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, जैसे नॉर्मल होता है पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। हालांकि मेरे लिए बड़ा आसान है कि आपको फॉर्मूला रटवाया और काम खत्म कर दिया, लेकिन आपको रीजन मालूम होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखेंगे। सपोज, सपोज यहाँ पर नेट प्रॉफिट, सब कुछ, नेट प्रॉफिट जो है सब कुछ करने के बाद, नेट प्रॉफिट जो सब कुछ करने के बाद वो आया 1,21,000। क्या है प्रॉफिट, होता है ना, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, देन यू गॉट नेट प्रॉफिट कितने का, 1,21,000 का आया। और कंडीशन ये दे रखी है, ऊपर वाली कंडीशन दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना आप। मैं लिखूंगा मैनेजर्स, अच्छा, ये तो हो जाएगा ऐसे। और फिर हमारे पास यहाँ पर नीचे चलता हूँ, यहाँ मैं अब इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ लिखूंगा मैं मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन कितना, 121 इंटू 10/100 कर दिया। क्या वैल्यू निकल कर आई, 12,100 निकल कर आई, 12,100 निकल कर आई। तो अब मैं नेट प्रॉफिट की ये वैल्यू मिटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये तो टेम्पररी वैल्यू थी। इसके ऊपर लिखूंगा क्या, मैनेजर्स कमीशन, कितने का लिखूंगा, 12,100। नाउ व्हाट इज माय न्यू प्रॉफिट, मेरा न्यू प्रॉफिट कितना बना, न्यू प्रॉफिट क्या बना, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर, हाँ नेट प्रॉफिट लिखते हैं ढंग से, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन माइनस मैनेजर्स कमीशन। तो वो था 1,21,000, माइनस कर दिया 12,100। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, करो माइनस करो जरा, कितना आता है, 10,108,900, दैट्स योर आंसर। ऐसे निकला। इज इट क्लियर, तो ये बड़ा आसान तरीका है, ऐसे ही करना। अब अगर हम बैलेंस शीट बनाएं, अब अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैसे दिखेगा, देखिए बैलेंस शीट में, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है, और यहाँ लिखेंगे क्या, मैनेजर्स कमीशन पेबल, पेबल बोल के कितना लिखेगा, 12,100 लिखेगा। बढ़िया तो था, अच्छा तो था, बहुत अच्छा था। अब तुम्हें मालूम है कि ऐसा करने से मैनेजर को कमीशन कितना मिल रहा है, 12,100 का मिल रहा है। और मैनेजर के साथ साथ वर्कर भी होते हैं, और को मैनेजर्स भी होते हैं। ये सेल्स मैनेजर था, इसको बेनिफिट मिल रहा था। पर तुम्हें लगता है कि अगर आपको कोई फायदा मिल रहा हो, कोई आपको एडवांटेज या बेनिफिट मिल रहा है, तो आपके अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव्स खुश होंगे क्या, होता है ना। जब आप टॉप करते हो सीबीएसई में, तो पड़ोसी तो बड़े, तो आपके माँ बाप नहीं, आप आपके पड़ोसी को मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, वह अर्जुन टॉपर बन गया। नहीं, अपने बच्चे की पिटाई करते खोते देख वो बन गया, तू क्यों नहीं बना। पड़ोसी कभी खुश नहीं होता। इवन आपके रिलेटिव्स तो और ज्यादा फुके अंगारा बनते हैं। नहीं, जिंदगी का दस्तूर ही यही है, आपकी तरक्की से लोग जलेंगे, है ना। ठीक, यहाँ भी यही हालत है। एक आदमी कहता है ओनर को, मालिक साहब एक बात सुनो। कहता है हाँ क्या,
ये मैनेजर को जो कमीशन आप देते हो, ये आपका एक्सपेंस है ना? एक्सपेंस है या नहीं, आप बताइए, एक्सपेंस है? ऑनलाइन में बोलिए, एक्सपेंस है ना? तो जो मैनेजर को कमीशन दिया जाना चाहिए, वो तो उस नेट प्रॉफिट में दिया जाना चाहिए ना, जिसमें से मैनेजर कमीशन ऑलरेडी माइनस हो रखा हो। अजीब सा लग रहा है ना सुनने में? अरे भाई, नेट प्रॉफिट कैसे आता है? सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ही तो आता है। और मैनेजर्स कमीशन जो है, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जब मैं नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे करना चाहिए था ना कि पहले नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन माइनस करूं, जो नेट प्रॉफिट आए उस पर मैनेजर कमीशन निकालूं। ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया। हाउ कैन आई डू दैट? तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई मुझे, अच्छा ये जो प्रॉफिट दिख रहा है मुझे बताइए कौन सा है, ये बिफोर कमीशन है या आफ्टर कमीशन है? भाई मैनेजर्स को कमीशन तो आफ्टर कमीशन वाले अमाउंट पे मिलना चाहिए ना। हाँ, है ना? अच्छा, वो मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन लॉजिकली सोचिए, क्या मैनेजर्स कमीशन इज नॉट योर एक्सपेंस? है। तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय मैनेजर्स कमीशन भी तो माइनस होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जब तक मैनेजर्स कमीशन नहीं है, तक नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा। और जब तक नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं है, तब तक मैनेजर्स कमीशन नहीं निकलेगा। ये तो बैठ गए। तो मालिक ने बोला, मैनेजर सुनो, तुम्हारा कमीशन जो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसने कहा है। तो ये भैया तुझे कमीशन उस अमाउंट पे मिलेगा, उस प्रॉफिट पे मिलेगा, जो तेरे कमीशन को काटने के बाद वाला होगा। मैंने तो घर बैठ गया, वो करे कैसे, क्या कैसे करूं, कितना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज लग रही है। लेकिन क्या ओनर गलत है? ऑनर इज रॉन्ग? नहीं, ऑनर ठीक है। वो कहता है भाई तेरा कमीशन भी तो मेरा एक्सपेंस है, तुझे आइडियली हमें उस प्रॉफिट में कमीशन देना चाहिए जिसमें से तेरा कमीशन माइनस हो रखा हो। अब यहाँ तो ये तो समस्या हो गई। जब तक हमारे पास मैनेजर्स कमीशन नहीं है, तब तक नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं निकलेगा। और जब तक नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं, तब तक मैनेजर्स कमीशन नहीं निकलेगा। लेकिन मैनेजर ना पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है, जिसने मालिक के कान भरने थे भर दिए। तो अब मालिक कहता भाई पहले तो अपना कमीशन कैलकुलेट कर, तब हम तुझे कमीशन देंगे, तब हमारा प्रॉफिट फाइनलाइज होगा। उसने कहा ठीक है सर, तुम डाल डाल तो हम पात पात, हम करके दिखाते हैं आपको। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे किया मैनेजर ने इस काम। तो अब हम इस केस से खिसक कर कहाँ आ गए, इस केस पे आ गए। ये तो मालिक क्या था, अनभिज्ञ था। मालिक क्या था, इनोसेंट था। उसने कहा ठीक है भाई, जो भी प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट निकालो, कमीशन निकालो, दे दो। तो जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना कि मैनेजर कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, तो भाई ऐसे करना है आपको। दिस इज हाउ यू हैव टू। लेकिन जब कमीशन आ जाए, क्या मैनेजर इज टू बी एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब समझ रहे हो कि पहले नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय कमीशन माइनस होगा, जो प्रॉफिट निकलेगा उस पर बड़ा मुश्किल काम है। उस काम को हैंडल करने के लिए ये फॉर्मूला आपके पास दिया गया, लेकिन फॉर्मूला बनता कैसे वो दिखाता हूँ आपको मैं। अब हमने दूसरी कंडीशन में लिखा क्या, कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, टू अ कमीशन ऑन, एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% on the net profit after charging such commission, ऐसा करके, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है। और यहां हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिया एज इट इज। ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट करके। और हमारा जो प्रॉफिट था, अभी भी नेट प्रॉफिट 121 ही है क्वेश्चन में गिवन। अब मुझे बताइए, ये जो नेट प्रॉफिट 121 है, इट इज बिफोर और आफ्टर कमीशन? ये वाला, ये क्या है? इट इज व्हाट? इट इज व्हाट? नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, ये तो वही है। अगर बिफोर होता तो इसी का 10% वो रहा केस, है ना? तो चलिए, अब मैनेजर ने क्या उपाय निकाला इसका जरा समझिए। मैनेजर ने कैसे इसको करने की कोशिश करी, ध्यान से देखिए, लिख लेना बेटा, बाद में टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझ लीजिए। हम लिखते हैं, लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन बराबर है कितना, 100। मान लिया, कर सकता हूं मैं ऐसा, मान लिया। लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन कितना है भाई, 100 रुपया है। तो मैनेजर्स कमीशन कितना हो जाएगा, 100 का 10/100, वही तो बोल रहा है। अब ये प्रॉफिट जो है क्या आफ्टर मैनेजर कमीशन है ना, इसका 10% कितना हो गया, 10।
हंड्रेड एंड क्या आया, ये क्या है 110, ये आया नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। आया, आया ना, एग्री करते हो इस बात से? अगर आफ्टर कमीशन 100 रुपया है और कमीशन 10 है, तो बिफोर कमीशन कितना, 110। नहीं एग्री हो रही बात? भाई सीधी सी बात है, ये नेट प्रॉफिट क्या है, मैनेजर कमीशन काटने के बाद का प्रॉफिट है। और क्वेश्चन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पर ही आपको कमीशन देना है। तो मैंने मान लिया कि मैनेजर कमीशन काटने के बाद मेरा प्रॉफिट 100 रुपए का बचा। उस 100 रुपए पर मेरा कमीशन कितना हुआ, 100 × 10 अपॉन 100, 10 ही हुआ। 100 रुपए आफ्टर कमीशन, कमीशन 10, तो बिफोर कमीशन वैल्यू कितनी है, 110। क्लियर है? इस नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज 110, देन कमीशन इज व्हाट, 10। एग्री करते हो इस बात से? इफ नेट प्रॉफिट बिफोर 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 मैनेजर्स कमीशन इज 110, देन कमीशन कितना है, 10 है। इफ नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज 1, देन कमीशन कितना होगा बताइए, यूनिटरी मेथड 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 110। एग्री कर रहे हो? और नेट प्रॉफिट इफ नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इज 1,21,000, तो बताइए क्या बनेगा? हाँ, कैसे बनेगा? 10 अपॉन में 110 इंटू 121। या मैं इसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 121 इंटू 10 अपॉन में 110 लिख सकता हूँ। जस्टिफाई हो रहा है रीजन? कैलकुलेट करिए क्या वैल्यू आती है, क्या वैल्यू निकल कर आई, 11,000 वैल्यू निकल कर आई। ठीक है। यानी कि अब मैं लिखूं यहाँ पर क्या, ये हटा देते हैं यहाँ से। अब मेरा मैनेजर्स कमीशन कितना हुआ, मैनेजर्स कमीशन कितना हुआ, 11,000। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1,10,000 हुआ मेरा। पहले 121 था, 11 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 110। और अब अगर मेरी बैलेंस शीट बनेगी, उस पर मैनेजर्स कमीशन पेबल कितना लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, मैनेजर्स कमीशन पेबल कितना लिखा जाएगा, पेबल 11,000 लिखा जाएगा। अब बताइए मुझे, ये तरीका ज्यादा अच्छा था या वो तरीका ज्यादा अच्छा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये ज्यादा तरीका, क्योंकि रियल सेंस में मैनेजर कमीशन इज ऑल्सो बिजनेस एक्सपेंस, तो प्रॉफिट में से तो वो माइनस हो जाना चाहिए था ना। ठीक है, दिस इज मोर एक्यूरेट। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले कि मैनेजर्स कमीशन बिफोर है या आफ्टर है, तो आपको क्या करना है, आफ्टर लेके चलेंगे। ठीक है। तो दुश्मन मैनेजर का नुकसान बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं दिया। अब आप देख रहे हैं बिजनेस के लिए पहले कमीशन की वैल्यू कितनी पड़ रही थी, 12,100 पड़ रही थी। ठीक है ना, अब कितनी देनी पड़ रही है, 11,000। आप समझ पा रहे हैं ये रेट अपॉन में 100/8 क्यों आया? अंडरस्टूड द फॉर्मूला नाउ? अब आप देखिए, इस वाले तरीके में इस वाले तरीके में कितना होता, 121 इंटू 10/100 करता, तो क्या आंसर आता आपका, 12,100। हो रहा आपके पास आंसर, हो रहा। और इस मेथड में क्या है आपका आंसर, 1,21,000 इंटू 10/110, कितना आया, 11,000 आई वैल्यू, ये आया। ठीक है। लेकिन आप, अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि जो क्वेश्चन में मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, वो तो बिफोर कमीशन ही है ना। बिफोर कमीशन गिवन है फिगर, ये रही बिफोर कमीशन की फिगर, 1,21,000। बिफोर कमीशन में निकालना तो सीधा रेट अपॉन में 100 करूंगा, लेकिन बिफोर कमीशन में आफ्टर कमीशन वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मुझे रेट अपॉन में 100/8 ही करना पड़ेगा। ये मैंने यूनिटरी मेथड से आपको प्रूव करके दिखाया। तो कुछ भी रटने के लिए नहीं है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है। अब एज ए रूल ऑफ थंब आप ध्यान रख सकते हैं क्या, कि अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोले तो क्या करो, ये जो नेट प्रॉफिट निकला था ना 121, उसका 10% निकाल दो, 12,100। लेकिन अगर बोले आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको क्या करना है, 121 इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करके करना है। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको करके दिखाया था, याद है ना? वो भी 10/में 110 वाला पार्ट ही था। इज इट ओके? और अगर क्वेश्चन में नेट लॉस आ जाए, तो मैनेजर कमीशन का तो क्या रगड़ा ही नहीं है, कोई झंझट नहीं पड़ेगा कोई।
तो कैसे निकालोगे? नेट लॉस में थोड़े निकालोगे। आप किसी मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट अर्न करने पे तो दोगे, लॉस में कैसे दे दोगे उससे कुछ? यू कांट गिव कमीशन ऑन द लॉस। किसी व्यक्ति को इसे समझने में कोई परेशानी हो तो बताइए। ये था मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला। रेट अपॉन में 100/रेट क्यों होता है, उसका मैंने रीजन दिया आपको, यूनिटरी मेथड है। वरना बेचारे का तो कमीशन ही नहीं निकलेगा। एक हिंदी में कहावत होती है ना, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हाँ, क्या बोले? ये ऑन द नेट प्रॉफिट, ऑन द ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इसे नोट कर लीजिए, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, सब कुछ ढंग से नोट करना। पेज नंबर 4 पे आ जाइए दोबारा से। एडजस्टमेंट नंबर 30, रिजर्व बनाना है। क्या लिखा है? रिजर्व बनाना, रिजर्व। क्या बोलते हैं क्वेश्चन में? रिजर्व बनाना। देखिए, यहाँ देखिए, कोई एग्जांपल लेके चलो। सपोज सपोज हमारा क्वेश्चन बोलता है क्या, हमारा क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, ऐसा कहता है कि क्रिएट अ रिजर्व ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ऐसे बोल रहा है। और सपोज मेरा प्रॉफिट कितने का है? मेरा प्रॉफिट कितने का? 121 का ही है। और मुझसे बोल रहा है क्या निकालना है आपको? रिजर्व बनाना है। कितने का? क्या कहते हैं? रिजर्व निकालने के लिए बोला है। कितना रिजर्व निकालना है? 10% निकालना है रिजर्व। तो कोई बात नहीं। अब ये आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? 121 इज नेट प्रॉफिट। इसका 10% कितना हुआ? 12,100। यहाँ लिख देंगे रिजर्व्स कितने का? 12,100। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपकी? 108,900। ये बनेगी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में जाएंगे, लायबिलिटी साइड में एसेट साइड है, यहाँ लिख देंगे क्या? रिजर्व कितने का? 12,100 का। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर क्वेश्चन बोले क्या, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। अगर क्वेश्चन आपसे बोले क्या कि आपको नेट प्रॉफिट और रिजर्व दोनों बनाने हैं, मतलब मैनेजर्स कमीशन और रिजर्व दोनों देना है, तो पहले क्या करोगे? क्या करोगे? ठीक है। अगर आप क्लास 12th में होते तो आपको पहले क्या करना पड़ता? पहले मैनेजर्स कमीशन माइनस करना पड़ता, इसके बाद आपको रिजर्व बनाना पड़ता। क्योंकि रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन, और वही आपको यहाँ फॉलो करना चाहिए। हालांकि ऑथर अलग अलग वर्जन लेके चलते हैं, प्लीज समझिए। रिजर्व का मतलब हुआ एक्सपेंस। रिजर्व का मतलब क्या है? अच्छा, प्रोविजन तो बनाना मजबूरी होती है ना, रिजर्व बनाना तो कंपल्शन नहीं होता। प्रोविजन रिजर्व चैप्टर में पढ़ाया था। रिजर्व बनाने का मतलब है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर रहे हो? प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाल के अलग रख रहे हो। भाई, इसमें मैनेजर की क्या गलती है? तो अगर आपको रिजर्व बनाने वाला क्वेश्चन आए और मैनेजर्स कमीशन आए, ठीक है, तो पहले मैनेजर्स कमीशन दीजिए, फिर बचे हुए का क्या बनाइए? आप रिजर्व बनाइए। क्योंकि रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो आप मालिक को फाइनली देने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन। तो कभी अगर आपको सिर्फ रिजर्व बनाने का क्वेश्चन है, तो जैसे मैनेजर्स कमीशन निकालते थे बिफोर वाला, वैसे ही आप रिजर्व बना के काम कर लेंगे। दैट वाज वन एडजस्टमेंट। एक क्वेश्चन भी आपकी बुक में ऐसा है कि भाई 10% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो कैसे बनेगा वो? रिजर्व जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट की वैल्यू बदल जाएगी, और रिजर्व को कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे। इस तरह से रिजर्व आपका बन जाएगा। ठीक। अब मैं सबसे कंक्लूडिंग केस आपके सामने चल रहा हूँ लेकर, वो लास्ट केस है। एक बार नोट्स को दोबारा देख लें जरा। देखिए जरा नोट्स को। आई थिंक यू कैन सी दिस। ये आ जाइए आप पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस है, ये लिखा हुआ है। इसका हम हिसाब किताब कर रहे हैं अभी। देखें, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे, लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए तो कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता एक आइटम को करने में। वी आर डूइंग दिस नाउ। चलिए, क्या होता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, उसे सीखते हैं। अच्छा, दिल्ली दिल्ली में कोई कभी करोल बाग, चांदनी चौक या लाजपत नगर शॉपिंग करने के लिए गया है? बच्चा गया? गए? कभी गए? क्या खरीदने के लिए गए थे? शादी का सामान, है ना? तो जनरली
चांदनी चौक के या करोल बाग के या राजेंद्र नगर के या फिर मैं बोलूँ लाजपत नगर के दुकानदार क्या करते हैं पता है? दे आर सो परसुएसिव। अगर उनके जैसे मान लो आपने बोला मुझे हमें सैंडल चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप की, वो अपनी दुकान की सारी सैंडल आपको दिखा देगा, फिर भी आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, फिर वो पता क्या करता है, आप जाने वाले तो पता क्या बोलता है, भाई जी ये ले लीजिए, आपके पैरों में बड़ी बढ़िया लग रही थी, ये ले लीजिए ये लीजिए। मतलब इतना परस्यू करते हैं आपको, इतना मतलब आपको परसुएट करते हैं कि मतलब आदमी सोचते हैं यार चलो एक जोड़े ले ही लो यार, ऐसा करते हैं। हाँ, फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट मतलब फ्री में मिलता है सब कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है, दैट्स गॉट दैट गॉट। मुझे लगा फ्री मार्केट कौन सी हो गई यार, हम भी चलते हैं सब। चलो लाजपत नगर चले। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? हाँ वो सरोजिनी नगर है ना? चांदनी चौक में मिलता है, लेकिन ठीक है मतलब आप देखेंगे कि कुछ तो आपने देखा होगा पटरियों पे उन्होंने बिल्कुल ढेर लगा के रखे होते हैं जूतों के, अलग अलग तरह के, शूज के, सैंडल्स के, है ना? बस बस निचोर बाजार तो नहीं होता खैर वो, मतलब वो लोकल मैन्युफैक्चरर के होते हैं जिनकी ब्रांडिंग नहीं होती है, वैसा करके चलते हैं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल परस्यू करते हैं। ठीक है, तो हुआ ये कि अर्जुन भाई साहब ने क्या करा, वो कहाँ चला गया? हाँ, अच्छा ठीक है। अब अर्जुन ने क्या किया कि डेयरी बिजनेस करा, डेयरी का बिजनेस खोला अर्जुन ने। और डेयरी बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा, बढ़िया था। ठीक है, फिर इन्होंने देखा कि यार दूध बेच बाच के क्या निकल रहा है, दूध से ज्यादा महंगा मक्खन होता है, और मक्खन से ज्यादा महंगा क्या होता है, देसी घी होता है जी। चलो ठीक है जी, इन्होंने कहा यार छोड़ो, दूध दूध की सप्लाई देसी घी बनाएंगे और उसको बेचेंगे। अब आप देखिए देसी घी के तो बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में। बताओ तो जरा देसी घी का कोई एक ब्रांड बताइए जरा मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई बताइए। मदर डेयरी हो गया, रामदेव हो गया, इंडाना हो गया, और अनिक घी भी होता है, पारस भी होता है। हाँ, और बताइए, बहुत सारे हैं। पतंजलि हो गया, हाँ। कंट्री डिलाइट्स, अमूल हो गया, हाँ बोल, हाँ। हैप्पी नेचर हो गया, नेचर भर के देसी घी के ब्रांड है बहुत सारे। ठीक है। अब वो बार बार क्या बोलते हैं अपने जब एडवर्टीजमेंट में, दानेदार देसी घी, दानेदार देसी घी। अब आप समझिएगा देसी घी दो तरह से बनता है। एक बनता है मलाई उठाई, मैं क्यों बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन से रेलेवेंट है वो। मलाई को इकट्ठा करते हैं, उसको उसको मथते हैं, उससे घी बनता है। वो है जो कि नॉर्मल डेयरीज करती हैं। ठीक है, फिर जो दूध बच जाता है उसको हिंदी में कहते हैं सेपरेटा, वैसे सेपरेट होता है वो। उस दूध को मार्केट में बेच देते हैं, उसको छाछ बना के बेच देते हैं वो लोग, उसको दूध को बेचते हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है देसी घी बनाने का, जो आयुर्वेदिक तरीका जो कि हमारे देश में फॉलो होता था, दूध लिया, उसको लकड़ी के बड़े बड़े बर्तनों में गर्म किया, मतलब पहले गर्म किया उसको, और लकड़ी के बर्तनों में डाल दिया, थोड़ी दही डाल के उसको दही बनाने के लिए छोड़ दिया। लकड़ी के बर्तन इतने बड़े बड़े, मेरे गांव में अभी भी होता है। मेरे दादा जब बचपन में हम लोग गांव जाते थे तो फ्रेश मक्खन खिलाते थे, तो लकड़ी के बड़े बड़े बर्तन होते थे, जैसे जैसे शराब रख। अरे भैया उसमें थोड़ी गर्म करते थे, पतीले में गर्म किया। और ये बढ़िया है बात है। मैं लकड़ी का बर्तन ही डाल दिया, आग में लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लकड़ी के ड्रम जैसे होते थे, और वो बने हुए होते थे बिल्कुल लीक प्रूफ। और उसमें क्या करते थे, वो दूध गर्म करके डालते थे, और उसके बाद 2-3 दिन के लिए छोड़ देते थे। बहुत मोटी प्योर दूध। उसके बाद मथनी टाइप का होता है, ऐसे करके देखोगे ना, दही पुराने जमाने में देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे करते थे लोग, पंजाब में स्पेशली करते थे। ऐसा करने से फिर मक्खन निकलता था, फिर उसको गर्म करते थे, वो होता है देसी घी असल में। ये तो जो आप लोग खा रहे हैं वो सब देसी घी नहीं है, वो तो सिर्फ फैक्ट्री मेड है। और क्या पता कि ग्रीस और मोबाइल ऑयल भी मिला उसके अंदर, ऐसा भी है। एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी बुलंदशहर में, वो 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध बनाता था, और उसके पास करीब करीब 12,900 लीटर दूध मिला, मतलब केमिकल मिला है। सोचो कितना दूध बनाने की कैपेसिटी थी, न गाय न भैंस, अब दूध की डेयरी खोल लो। एनीवे, तो अर्जुन ने क्या किया, बहुत सारे ब्रांड के इसने कर दिया, मल्टी ब्रांड देसी घी का आउटलेट खोल दिया, और एक अपना घी का ब्रांड भी रख दिया अर्जुन घी के नाम से। ठीक है, तो अर्जुन घी के नाम से। अब सुनो, बहुत सारे लोग आते हैं दुकान में सामान खरीदने के लिए, तो ये भी आता है दुकान में सामान खरीदने के लिए। अब इसने क्या करा, अच्छा सुन लीजिए मेरी बात। इसने क्या करा बंदे ने, कि उनके प्राइस जो ना बाकियों के प्राइस के मुकाबले थोड़े से कम रखे, और क्वांटिटी थोड़ी सी रखी, और डिस्काउंट लगा दिया कि भाई अगर आप 5 लीटर का बकेट लेंगे तो उसके साथ हम 250 ग्राम का एक फ्री देंगे, या वैसा इस तरह की स्कीम बना दी इसने। ठीक है। अब मिसेस आदित्य अर्जुन की दुकान में आती हैं, कहते हैं वो, मिसेस आदित्य, है ना, मिसेस आदित्य,
पांडे। हाँ, मिसेस आदित्य पांडे आके कहती हैं, तो बोलते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमारे दोस्त की घी की दुकान है, अब जाके घी ले आई। तो भाभी जी आती हैं तो अर्जुन सच में मुद्रा में खड़े होते हैं, कहते हैं क्या? तो उनको, मैडम को तो ब्रांडेड घी चाहिए था, उसने कहा पतंजलि का ये वो। ये कहता है ये छोड़िए घी, ये तो सब ऐसे ही है भाभी जी, हमने अपनी डेयरी में इतना शानदार देसी तरीके से घी बनाया, इन्हें लेके तो जाइए। कहते नहीं नहीं, अब क्या तुम, अब कल तुमने क्या घी बनाया होगा हमें नहीं पता, तुमने क्या मिलावट मिलावट कर दी, कुछ कर दी। कहता, ये कहता बहन जी लेके तो देखिए, बहन जी लेके तो देखिए। और वही लाजपत नगर वाले स्टाइल आ गया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो ये ब्रांडेड वाले लेंगे। अरे मैडम उससे तो 100 रुपये सस्ता दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वी प्रीफर क्वालिटी। अरे मैडम क्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं, क्वालिटी खा के देखिए तब तो पता चलेगा। कह रहे खा लिया कुछ उल्टी दस्त हो गए हमें तो क्या होगा? अरे इलाज मैं कराऊंगा मैडम, आपको चिंता ना करिए, पहले तो ये नौबत ही नहीं आएगी, मतलब बेचने था। उसने कहा चलो ठीक है, हम आपके सामने एक कंडीशन रखते हैं, ये ले जाइए घी 5 लीटर का, ठीक है? 1,000 रुपए किलो के साथ 5,000 का मैं हाइपोथेटिकल प्राइस ले रहा हूँ। 5,000 रुपए का ये घी का डब्बा ले जाइए मैडम, ठीक है? खाइए जितना खाना खाइए। जब आपको लग जाए ना कि बढ़िया लगा, तब मुझे बता देना कि हाँ भाई हमने खरीद लिया, और हम आपसे पैसा ले लेंगे, तब हमें पैसा दे देना। ले जाओ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? अब मिसेस पांडे ने सोचा यार कि ठीक है, इतना परस्यू कर रहा है बंदा, तो चलो कह रहा भैया ठीक है ले, लेकिन देख लो भैया अगर पसंद नहीं आया हम वापस कर देंगे। कह रहा मैडम ठीक है। वो तो मिसेस पांडे बोलती है जेन्युइन है, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर हमने 200 ग्राम खा लिया तो 200 ग्राम काट के, कह रहा कुछ नहीं, 200 ग्राम खा लिया कोई दिक्कत नहीं, आप 1 किलो तक खाइए, मैं पैसे ही नहीं लूंगा आपसे। मैंने कहा ठीक है, बड़ा कॉन्फिडेंस था उसको। वो चली गई और घी लेके चली गई, ठीक है जी। आप मुझे बताइएगा कि वो जो 5,000 रुपए का 5 किलो घी का एक डब्बा बिका है, क्या अर्जुन उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल बोल के रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। कैसे? कैसे कैसे कैसे? सिंपल भी नहीं बेटा, सिंपल 5 किलो में सिंपल देगा तो घी की बता यार, अच्छा है, लुटवाएगा दुकान। बताइए। अरे रुक तो जाना यार, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या वो हमारी, प्लीज अंडरस्टैंड, क्या वो 5 किलो का डब्बा अर्जुन ने जो 5,000 रुपए में मिसेस पांडे को दिया है, क्या अर्जुन उसको सेल्स बोलकर लिख सकता है? क्या वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को फुलफिल करता है? कैसे? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड विद द फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। अभी तो कस्टमर महीने भर तक खाएगा उसको, उसके बाद बोलेगा भाई साहब बढ़िया घी है, रख रहे हैं। जब तक फोन नहीं आएगा तब तक तो सेल मानी नहीं जाएगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? अरे तो वही तो बोल रहा हूँ ना। अब तुम्हारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, उसे सेल्स बोल के लिख दिया, हो गई गड़बड़। अब जरा समझिए एडजस्टमेंट क्या थी। गुड्स, सुनो, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, क्या था? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस हैज बीन कंसिडर्ड एज सेल्स। हो गई गलती। भाई जो सामान आपने अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है कि भैया लो यूज करो, पसंद आए तो हमें बता देना, वो तो अप्रूवल बेस पे हुआ ना, उसे मैं सेल कैसे बोल सकता हूँ? क्या सामने वाले ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया, हाँ भाई घी बढ़िया है रख लो, हम रख रहे हैं इसे? नहीं, क्या वो वापस करने के लिए आया? वो भी नहीं आया। वापस करने के लिए आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम सामान वापस ले लेंगे। तब तो मैं एंट्री नहीं करा था, तब सामान अपने स्टॉक में वापस आ जाएगा। ठीक है, सामान चला गया, और इसने बोला कि भाई चलो महीने भर का टाइम दे दिया, बोलो महीने भर में हम आप हमें बता दीजिएगा कि ठीक लग रहा है नहीं लग रहा। महीने भर बाद, महीने भर तक तो इंतजार करेंगे ना, सेल्स तो मान ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं गुड्स सोल्ड। हम एक नोट बोल के लिख देंगे कि भाई 5,000 रुपया का घी जो है मिसेस पांडे के पास क्या रखा है ऑन अप्रूवल बेसिस पर, वो लिख देंगे, अकाउंटिंग में लिखेंगे जरूर उसको, फुल डिस्क्लोजर है। लेकिन उसे मैं सेल नहीं मान सकता। लेकिन अगर अकाउंटेंट ने उसे गलती से सेल मान लिया, तो कौन सी सेल माना होगा, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स? कैश सेल्स कैसी, पैसे देके थोड़ी गई है मैडम, क्या मानेगा? क्रेडिट सेल्स बोल के रिकॉर्ड करा होगा उसने। यानी कि जब उसे क्रेडिट सेल्स बोल के रिकॉर्ड करा होगा तो क्या लिखा होगा? डेटर डेबिट हुए होंगे, और सेल्स क्या हुआ होगा? क्रेडिट, कितने से? 5,000 से और 5,000 से। गॉट इट? अब अर्जुन ने क्या कर रखा था कि जो 5,000 रुपए का सेल्स प्राइस का घी था, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो 4,500 रुपए थी। कितनी थी एक्चुअल कॉस्ट? 4,500। 4,500 की चीज कितने में बेचता था? 5,000 में बेचता था। अब जब ये सैंपल में दे रहा है, सैंपल तो नहीं दे रहा है, अप्रूवल बेसिस पर दे रहा है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे ही देगा, डिस्काउंट कम करने के बाद भी देगा। तो 4,500 की चीज इसने कितने में दिखा दी? 5,000 में। अकाउंटेंट ने क्या गलती करी है? पहले तो उसे रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए था, और रिकॉर्ड कर भी दिया तो किस पे रिकॉर्ड कर दिया उसे? सेल्स प्राइस पे रिकॉर्ड कर दिया, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है?
4,500 है। तो अगर हम उसे हटाऊंगा बुक्स ऑफ अकाउंट से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो ट्रीटमेंट हमें देखने की कोशिश करना है। अब जरा नोटबुक, अब जरा नोट्स को देखिए और पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से सोल्यूशन दिखाएंगे आप। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंट ऑन सेल्स बेसिस, या गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, ये वही कंसेप्ट है। ट्रीटेड एज एन एक्चुअल शेयर्स। अरे पांडे जी छोड़ दो, उधारी उधारी बाद में देख लेना, सुन लीजिए क्वेश्चन का। गुड्स कॉस्टिंग 6,000, सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, इंक्लूडेड इन एक्चुअल सेल्स। 6,000 कॉस्ट की चीज थी, आपने क्या कर दिया, उसे अप्रूवल बेसिस पर बेच दिया था, उसे एक्चुअल शेयर्स मान लिया। तो अब कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट जाएगा, देखिए सोल्यूशन। पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाइए। वॉज इट योर एक्चुअल सेल्स? नहीं थी। तो सेल्स से कितना माइनस करूंगा, 6,000 या 7,000, बताइए। अरे बाबा, 6,000 कॉस्ट की चीज थी, जिसे आपने सेल्स मान लिया कितने में, 7,000 में सेल्स माना ना। गुड्स सोल्ड, सेल तो सेल्स प्राइस पे लिखी जाएगी। तो कितना, सेल से कितना माइनस होना है, सेल से हम 7,000 माइनस करेंगे, ठीक है। अब अगर सेल्स क्रेडिट हुई है तो डेटर भी हुआ होगा, डेटर से कितना माइनस करेंगे, 7,000 माइनस, 6 नहीं बेटा, डेट सेल्स प्राइस माइनस करेंगे ना डेटर से। सी द बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर्स में से कितना माइनस करेंगे, सेल्स प्राइस माइनस करेंगे 7,000, और सेल से भी कितना माइनस करेंगे, 7,000। ठीक है जी। और क्योंकि अगर चीज चली गई होगी तो वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके चली गई होगी। अब मैं इसे वापस लिख रहा हूँ, तो क्लोजिंग स्टॉक में मैं क्या वैल्यू ऐड करूंगा, 7,000 या 6,000? क्लोजिंग स्टॉक पे क्या ऐड करूंगा मैं, 6,000। तो व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस होती है, तो कॉस्ट प्राइस को आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जोड़ देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक दिखता है दो जगह पे, कहाँ पर, ट्रेडिंग में और कहाँ पर, बैलेंस शीट में, दोनों जगह 6,000 जोड़ेंगे। सेल से कितना माइनस करेंगे, 7,000, और डेटर से कितना माइनस करेंगे, 7,000। ये होता है कंसेप्ट किसका, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस है। तो रिकैप्चुलेट कर दूं, 6,000 की चीज आपने 7,000 में रिकॉर्ड कर दी, वो 6,000 की चीज अप्रूवल बेसिस पर गई हुई थी, इट वॉज नॉट योर एक्चुअल सेल्स। अब आपको बैलेंस शीट बनाते समय, फाइनल अकाउंट बनाते समय उसे ठीक करना है। तो जो सेल्स बढ़ गई थी उसे कम करो, लेकिन सेल्स प्राइस से। जो डेटर बढ़ गए थे उसे कम करो, लेकिन सेल्स प्राइस से। और सामान तो वापस आएगा फिर आपके पास, क्योंकि जब आपने सेल करी तो स्टॉक से भी तो निकला होगा, उसको आप एड बैक करेंगे, कितना, कॉस्ट प्राइस। तो स्टॉक विल बी एडेड विद व्हाट, कॉस्ट। और स्टॉक दो जगह दिखता है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, इसलिए वहां 6,000 जोड़ेंगे, और बैलेंस शीट की कहां पर, एसेट साइड में, वहां क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना जोड़ेंगे, 6,000। तो दिस एडजस्टमेंट वाज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन जब आप सीनियर क्लासेस में कभी जाएंगे 12th के बाद, अगर आएगा, यू कैन इजीली कोरिलेट। आपको मिसेस पांडे याद आएंगी और अर्जुन भाई याद आएंगे, डायरी वाले। दैट वाज द लास्ट एडजस्टमेंट व्हिच आई वांट टू टेल यू। इस तरह से हमने क्या किया, हमारे जितने भी एडजस्टमेंट्स बनते थे आपके सिलेबस की, वो सब निपटा दी। और टोटल 31 एडजस्टमेंट्स हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। अब नोट्स के लास्ट पेज पे चलिए बेटा, रंग बाद में भर लेना जिंदगी में, नोट करो। क्या हो गया भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर क्या होगा, जितना यूज हो गया वो आपके लिए बेड डेट। नहीं सुनो, फिर तो पूरा 5,000 ही वापस हो गया ना। मतलब बदमाशी करनी है ना। कोई भाई बंदी में तुम्हें 5 किलो पकड़ा रहा, खा पी के करो, बेकार था। ऐसा नहीं है। वो मैन्युफैक्चरर है ना, तुम्हें क्या पता वो कैसे मिला के वहां बेचेगा उसे दोबारा। अच्छा एक बात बताओ मुझे तुम, अच्छा ये प्रैक्टिकली सोच रही लड़की, देख सुनो सुनो, 5 किलो का घी का डब्बा था। अब आपको मालूम है कि इसे सैंपल की तरह टेस्ट करना है हम लोगों ने, तो तुम क्या करोगे, दाल की कढ़ाई कड़छी उसके अंदर डाल के पूरा घी पीला कर दोगे क्या? और तुम पीले घी को लेकर बोलोगे अर्जुन भाई साहब ये घी आपको पसंद नहीं आया, कह रहा मैडम ये क्या पीला पीला फैला रखे उसके ऊपर, ले वापस ले लेगा क्या? नहीं लेगा ना। भाई चम्मच से निकालो, साफ कड़छी से निकालो, यूज करो। तुमने कुकर की दाल निकाली, देखो जी गुप उड़ा के उसको। अब आप देख रहे हैं हल्दी वाली दाल वाली जो कड़छी होती है, अगर वो घी के डब्बे में डालोगे तो घी के ऊपर पीला पीला फैल जाएगा भाई सर, क्यों लेगा वो? देखो पांडे भाई गलत काम कर दिया तूने, अब सारा घी खा तू। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अप्रूवल बेसिस से मजाक थोड़ी चल रहा है, ऐसा नहीं चलता मजाक में। ठीक है, आपने अमेजन से सामान खरीदा, आपने देख लिया उसको, ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई फिट, जैसे मान लो आपने शूज मंगा लिए,
और आप साइज में बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि यूके का साइज अलग होता है और यूएसए का साइज अलग होता है, हिंदुस्तानी साइज अलग होता है। आप नहीं कंफ्यूज, आपके लगना था 9 नंबर 10 नंबर लगना, आपने 9 नंबर बुला लिया और छोटा पड़ गया पैर के देखा। अब आपने उसके टैग वैग नहीं काटे आपने। इसने क्या करा, ऐसे होता है ना बाहुबली की तरह कुत्ता फाड़ के हुर्र कैसे जूते निकाले, फिर जूते निकाले, टैग ऐसे फेंके कहीं पर, वो ऐसे फेंके कहीं, पहन के जॉगिंग करने में चला गया। फिर कहता भाई ये तो चुभ रहे हैं, चुभ रहे हैं। तो क्या अमेजन वाले वापस नहीं करेंगे? और सुनो, अमेजन के लिए वो गुड्स होल्ड एंड अप्रूवल बेसिस ही है। जब तक आपका रिटर्न पीरियड है ना, तक वो अप्रूवल बेसिस पे चलेगी। समझिए अमेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है ये कंसेप्ट। हाँ हाँ, तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, करते हैं बहुत लोग ऐसा भाई। आई नो वन स्टूडेंट, उसको फेयरवेल पे उसको अटायर चाहिए था, उसने अमेजन से मंगा लिया वो, फेयरवेल पे पहना उसको और वो वापस करके भेज दिया, साइज फिट नहीं आया। मैंने कहा ये क्या किया तूने? अरे सर, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? मेरे फिरंगी इतना पैसा कमा रहे, थोड़ा हमने भी कर लिया तो क्या परेशानी है? आई एम नॉट गिविंग यू एनी आइडिया प्लीज। ठीक है, लेकिन बेटा हम लोग ना यहाँ अकाउंटिंग सीख रहे हैं सीधी सादी, फैब्रिकेशन, मैनिपुलेशन, 420 चार बाजारी नहीं सीख रहे हम लोग यहाँ पर। हाँ, तो भाई हमने सारे एडजस्टमेंट्स आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, छोटे बड़े। एक बार नोट्स देख लीजिए पलट के कि कहीं कुछ चीज छूटी तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब तो नहीं, अब तो ट्रेस हो जाती हैं चीजें सारी। कंटीजेंट लायबिलिटी एक पार्ट रह गया, उसको देख लेते हैं। कई बार आपके पास एडजस्टमेंट्स में लायबिलिटी ना देखिए कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। अब कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे होती है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। सपोज आपके पास ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे एडजस्टमेंट में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा होता है? देयर इज अ बी आर रुपीज 10,000 विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, विद द बैंक, कॉमा, नॉट yet matured। ये एडजस्टमेंट लिखी हुई है, क्या करोगे इस एडजस्टमेंट को बताइए? देख लीजिए। देर वॉज a BR of रुपीज 10,000 which was discounted with the bank, not yet matured। अगर हमसे बोलता कि बिल डिस्काउंटेड विद बैंक है, तो मैं क्या करता? 10,000 का बिल, 1,000 का डिस्काउंट, तो मैं क्या करता? 1,000 डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल देता, बीआर में से 10,000 माइनस कर देता, और बैंक में 9,000 जोड़ देता। लेकिन ये क्या कह रहा है? बिल डिस्काउंट नहीं कराया, ये क्या कह रहा है? देर इज अ BR रुपीज 10,000 विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, लेकिन अभी मेच्योर नहीं हुआ है। अब मुझे बताइए इसे लिखने की जरूरत क्या है? इसको लिखने की जरूरत है, आपने बैंक को बिल दिया और बोला ये बिल है भाई, ये अगर मेच्योर होगा तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। हमें पैसे की जरूरत है। बैंक ने कहा ठीक है, 1,000 काट के हम आपको 9,000 रुपये दे रहे हैं। तो यू गॉट 9,000 फ्रॉम बैंक, 1,000 का आपका लॉस हो गया, और बीआर आपके पास से 10,000 का चला गया। आपने एंट्री कर दी उसकी, आपने एंट्री करी थी ना कैश बुक में, बैंक डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बीआर। कैश बुक के डेबिट साइड में लिखते थे ना बीआर करके कितना, 9,000, और डिस्काउंट चार्जेस की एक अलग एंट्री कर देते थे। ऐसे तो करते थे कैश बुक में, आपने कर दी, अब अकाउंटिंग खत्म हो गई। लेकिन अगर वो बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? हु विल पे दैट मनी? बैंक तो आपकी गर्दन पकड़ेगा, लाओ भाई 10,000 रुपये लाओ। बैंक आपके अकाउंट से कितना काट लेगा? 10,000, और आप डेटर को दोबारा पकड़ लेंगे कितना। तो ये जो होती है डिस्काउंटिंग बिल से होने वाली फ्यूचर की कोई प्रोबेबल लायबिलिटी, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। इसका अकाउंटिंग में, ना ट्रेडिंग अकाउंट में, ना प्रॉफिट लॉस, ना बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं जाने वाला। इसे क्या बोल के लिखेंगे हम इसको? कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, चलो उसे पढ़ लेते हैं अभी। और फाइनल अकाउंट करते समय क्या यूज होना है उसका? कोई यूज नहीं होना। एज ए फुट नोट शो होगी, याद है ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म से बताया था, एज ए फुट नोट से यूज करेंगे। इट इज दैट थिंग। तो देखिए, इट इज अ लायबिलिटी दैट बिकम्स पेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इन केस द इवेंट डजंट हैपन, नो अमाउंट इज पेबल। एग्जांपल, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, अभी बताया मैंने आपको। गारंटी फॉर अ लोन या डिस्प्यूटेड क्लेम्स, भाई आपने किसी बंदे ने लोन लिया और आप उसके गारंटर बन गए, ठीक है जी। अब घी की फैक्ट्री लगाने के लिए, ठीक है, अर्जुन ने लोन लिया,
बैंक से भी लिया और अपने दोस्त आदित्य से भी लोन लिया। ठीक। अब आदित्य ने कहा भाई लोन मेरे पास तो नहीं है, तो बैंक लोन ले रहा है, बैंक को क्या चाहिए था, गारंटर चाहिए था। आदित्य ने क्या करा, गारंटर बन गया उसका। अब सोचो कि अगर अर्जुन लोन नहीं पे करेगा, बैंक किसको पकड़ेगा, आदित्य को पकड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, सुनो प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि जिंदगी में कभी भी किसी के लोन के गारंटर मत बनना, नहीं बनना। ठीक है। इवन इफ ही इज योर रियल ब्रदर, अगर बहुत अच्छी दोस्त भाई बहन का प्यार आपका है तब बन जाना, अगर ना बनना, चाचा ताऊ कजन वजन किसी के गारंटर मत बनना। क्योंकि गारंटर का पर्पज ही है कि इफ एक्स इज नॉट पेइंग लोन, आई विल पे द लोन। भाई अपना बहु घोटाला करके स्विट्जरलैंड भाग गए, है ना, मधु चंद्रिका मना रहे हैं, बीवी के साथ बांसुरी बजा रहे हैं। तुम यहाँ पर चक्की पीस रहे हो, पांडे जी यहाँ चक्की पीस रहे हैं अपनी बीवी के साथ। ऐसा नहीं करना। तो अब सुनो, गारंटी लोन गारंटर बने, पर जिसने लोन ले रखा था उसने डिफॉल्ट कर दिया, अब आप भरोगे ना उसको, ये कहलाती है कंटीजेंट लायबिलिटी। और सुनो, अंडर फुल डिस्क्लोजर यू हैव टू मेंशन दैट इन योर बैलेंस शीट एज अ फुट नोट कि वी स्टूड एज अ गारंटर फॉर अ लोन ऑफ 2 करोड़ टेकन बाय, ठीक है, अर्जुन देसी घी लिमिटेड, ऐसा करके तो लिखना पड़ेगा आपको कंटीजेंट लायबिलिटी। अच्छा, अब कब आप पेबल होंगे उस लोन के लिए, जब वो डिफॉल्ट करेगा, आपके पास नोटिस आएगा, ऐसा करके। तो इनका क्या रोल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, इसका कोई यूज नहीं होता है। देख रहे हैं, नो एंट्री एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, सच लायबिलिटी आर नॉट अकाउंटेड एंड आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, ओनली अ फुट नोट टू बी गिवन टू द बैलेंस शीट रिलेटिंग टू दिस। ये फुट नोट में पड़ा रहेगा ये, इसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये बोल दे, अब देखो जरा, ये कंटीजेंट लायबिलिटी एडजस्टमेंट कब बनती है वो मैं दिखाता हूँ। देर इज अ BR 10,000 विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है, नाउ डिसऑनर्ड, ये आ गया, नाउ डिसऑनर्ड। और ऐसी एडजस्टमेंट मैंने आपको देखिए, देखिए जरा क्या एडजस्टमेंट ऐसी, देखिए कौन सी एडजस्टमेंट ये वाली है, पेज खोलिए जरा, देखो जरा कौन सी एडजस्टमेंट है ये वाली, 26 एडजस्टमेंट है ना, देखो जरा, ये लिखा बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर लिखा हुआ आ गया। आपने बिल डिस्काउंट कराया था, नॉट येट मैच्योर्ड का मतलब क्या, कंटीजेंट लायबिलिटी बोल के पड़ा रहेगा। लेकिन जब वो डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट कराने के बाद डिसऑनर हुआ, तो एंट्री क्या बनी, डेटर डेबिट टू बैंक, डेटर में जोड़ देंगे और बैंक से माइनस कर देंगे, तब ये एडजस्टमेंट बन जाएगी, तब आपका इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इज दैट ओके? ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बताता हूँ एक और एडजस्टमेंट में, एक लिखा नंबर 2, देयर वॉज अ डिस्प्यूटेड क्लेम ऑफ ₹1,00,000 अगेंस्ट द फर्म। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ आया, इज इट एन एडजस्टमेंट? नहीं, ये तो क्या कंटीजेंट लायबिलिटी है। क्वेश्चन ने क्या बोला सिर्फ आपसे कि देयर वाज अ डिस्प्यूटेड क्लेम अगेंस्ट द फर्म, रुपीज कितने का, 1,00,000 का, कुछ नहीं करना है इसका। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले क्या, नाउ पेड, आप क्या करोगे आप, अब एडजस्टमेंट बदल गई, तो एडजस्टमेंट हो गया। तब आप क्या लिखेंगे, क्या एंट्री करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कैश या बैंक, तब आप इसकी एंट्री करेंगे। तब आप प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाएंगे क्या, क्लेम फॉर कंपनसेशन, और बैंक से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब ऐसा करेंगे आप। ठीक है। या लिख दे नाउ पेबल, अगर लिख दे क्या, नाउ पेबल, तब क्या करेंगे, तब क्या होगा, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और और कहाँ, लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा कंपनसेशन पेबल, ऐसा करके लिखा जाएगा। गॉट इट? तो कंटीजेंट लायबिलिटी का कोई रोल नहीं होता बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन अगर वो लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए, तब आपको उसके बदले में क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी, दैट इज एसेंशियल। इज इट ओके? ठीक है जी। चलिए, अब जरा बुक खोलें फटाफट से एक बार। एडजस्टमेंट हम सारे कर चुके हैं, और ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं बची है जो नहीं करी है। एक बार नोट्स खोल लें, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट। एक बेड डेट और डाउटफुल डेट वाली एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जिन पे येलो मार्क कर रखा है ना, वो सारी इंपॉर्टेंट है, येलो मार्क्स वाली सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं। इनमें से कोई ना कोई आपको दिख जाएगा आपके एग्जाम में। मैनेजर्स कमीशन 100% आने वाला है, मैनेजर्स कमीशन ये तो दिखेगा ही दिखेगा आपको। ठीक है। और
एडवांस, आउटस्टैंडिंग, ये भी दिखता है। अच्छा, अब एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको जरा। जब टीचर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है ना, अब क्या करता है देखिए जरा। आप मुझे बताएंगे, मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिख रहा हूँ आप मुझे बताएंगे वो कैसे हैंडल होगी। देखिए जरा ध्यान से। ट्रायल बैलेंस है आपके पास 31 मार्च 2024 का। डेबिट है और क्रेडिट है। जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप मुझे बताएंगे कौन सा आइटम क्या आ जाएगा ऑनलाइन वाले। अगर लिखा है क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, 1 लाख और 2 लाख, चल भाई बताओ कौन सा डेटर और कौन सा क्रेडिटर। अनंत बताइए। अनंत, Sir, विच वन इज debtor क्रेडिटर? creditor is 2 lakh and debtor is 1 lakh. हाँ, बताओ इसमें से कौन सा डेटर है कौन सा क्रेडिटर है। लिखा है क्रेडिटर एंड डेटर, ये क्रेडिटर है और ये क्या है, डेटर है ना, ऐसी हुआ। बताओ, मुझसे बताइए। पांडे जी बताइए। उधर से गौरी का बताइए मुझे, कौन सा डेटर कौन सा क्रेडिट बोलो। क्या है 1 लाख वाला, वो क्या चीज है, डेटर है या क्रेडिटर है? ये 1 लाख वाला क्रेडिटर और ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। बेटा समझो, वही कह रहा हूं ना, ओम नमः फिर सफा चट्टा है। बेटा डेटर जो है डेटर रहेगा, चाहे भाई लिखा कैसे भी हो, या कैसे भी लिखा हो। डेटर क्या रहेगा, डेबिट वाले रहेगा, क्रेडिटर क्या रहेगा, क्रेडिट वाले रहेगा। ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अच्छा सुनिए। डिस्काउंट 5,000 और 10,000, कौन सा डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, कौन सा डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में, बताओ। Sir, बोलो। discount allowed 5,000, discount received 10,000. डिस्काउंट कौन बोला ये? हाँ ना। तुम तो क्लास में थी नहीं बहुत देर से। नहीं सर, मैं पे तो आ इसमें गई। डिस्काउंट अलाउड कौन सा है बताओ। बताओ बताइए लक्ष्य। ये रहा, ये डिस्काउंट अलाउड, यही तो है पक्का। बेटा डेबिट साइड का आइटम है तो एसेट से एक्सपेंस, ये डिस्काउंट अलाउड है, ये क्या डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ आ जाए रिटर्न 10,000 की और 8,000 की, अब बताइए कौन सी आउटवर्ड कौन सी इनवर्ड। डेबिट वाली सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट वाली क्या है, परचेज रिटर्न है। ठीक है। अच्छा सुनो, अब ध्यान से सुनना। एडवांस इंटरेस्ट 18,000 और 12,000, अब बताइए। बता बेटा, बता। अरे ये क्या मतलब हुआ? लवन्या, चित्रकारी हो गई है तो बताओ। ओहो। सर मैं बता दूं? कौन हो तुम? हाँ ना। बताइए। सर आई थिंक, एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, सोच के बताती हूँ, सॉरी पता नहीं बाकी क्या लोग भी बोला। बता सकते हैं, आनंद, द्वारिका, जगजीत, तेजस। सर अगर एडवांस इंटरेस्ट है तो मतलब अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए तो लाइबिलिटी होगी ना। मैं ना, छोड़, फिर रुक जाओ यार। हाँ बता भाई, रिसीव कहाँ है? एडवांस इंटरेस्ट लिखा है ट्रायल बैलेंस में भाई। बताइए, बता ध्रुव, बता। सर अगर गलत, एडवांस गलत। इंटरेस्ट क्रेडिट है तो मतलब वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। नहीं नहीं, और गलत। अगर अरे गलत है भाई, बता क्या। गलत है दोनों। भाई सुनो, एडवांस इंटरेस्ट किसी के साथ भी अगर एडवांस या आउटस्टैंडिंग लगता है उसका नेचर बदल जाता है। तो अगर एडवांस इंटरेस्ट डेबिट साइड में है, ये हमारे लिए एसेट्स है, ये एडवांस एक्सपेंस है। और अगर एडवांस इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो डेबिट तो रिसीव करके बोल रहे थे ना वो लोग तो। हाँ, तो बेटा समझना, ये वाला क्या आपके लिए है, एसेट्स है। ये वाला क्या आपके लिए है, लाइबिलिटीज है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं, आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 और 3,000, बताइए, अब बताइए। नाउ आंसर।
डेबिट साइड वाली क्या है? लायबिलिटी। क्रेडिट साइड वाली क्या है? एसेट्स। एब्सोल्युटली रॉन्ग। बताओ। अरे बेटा, किसी आइटम के साथ अगर आउटस्टैंडिंग एडवांस लगेगा, नेचर बदल जाएगा। अब वो इनकम एक्सपेंस नहीं रहेंगी, वो है तो लेबर से लायबिलिटी बनेगी। अब सुनिए, अगर डेबिट साइड में लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट, डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। और क्रेडिट साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा तो हमारे लिए क्या है वो? लायबिलिटी है। ये जो डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये क्या है? ये बेसिकली एक्रूड रेंट है। क्या है ये? एक्रूड रेंट की तरह है। ठीक है। अच्छा, अगर लिखा हुआ है क्या? रेंट पेबल। रेंट पेबल लिखा हुआ है। रुको, रुक, लेट मी कंप्लीट। अगर क्वेश्चन में लिखा रेंट पेबल, क्रेडिट साइड में लिखा है 13,000, बताओ क्या चीज है ये? क्या है ये लायबिलिटी है। रेंट पेबल लायबिलिटी कहलाएगी आपकी। अगर लिखा है क्या? रेंट रिसीवेबल, रिसीवेबल, और डेबिट साइड में लिखा है 8,000, क्या कहलाएगी ये? एसेट कहलाएगी। लोग पता क्या करते हैं? इन्हें उठा के कहाँ, एडजस्टमेंट की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। नहीं, ये एक ही जगह जाना है। कहाँ जाना है? रिसीवेबल होगा तो कहाँ जाएगा? एसेट्स में। पेबल होगा कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट एक्सपेंस। एडजस्ट कौन सी चीज होगी? जो एडजस्टमेंट में लिखा होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट, एडवांस रेंट, वो प्लस माइनस होते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन आइटम थोड़ी प्लस माइनस होते हैं, वो तो एक ही जगह पे जाएंगे। सर ओके। इसका ध्यान रखना है कि अगर लिखा हुआ है सैलरी पेबल, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इट्स प्योर लायबिलिटी, सैलरी पेबल। लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा सैलरी पेबल 10,000, इसका मतलब क्या है? एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट लॉस में जुड़ेगी। और कहाँ से माइनस? अगर लिखा है क्या? सैलरी, अगर क्या लिखा है? एडवांस सैलरी, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इस जगह पे क्या लिखा है इधर? एडवांस सैलरी 5,000 की, डेबिट साइड में, तो क्या है? एसेट्स है आपके लिए ये एक ही जगह जाएगी। इसको आप प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर लिखा हुआ है क्या? एडवांस इंटरेस्ट, और ये लिखा है 7,000, अब क्या करेंगे इसका? अब देखो, एडवांस इंटरेस्ट लिखा हुआ है, और कहाँ डाला? ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में डाला है। यू वांट टू गो अर्ली? किनको? फोन जमा करा था? नहीं, फोन जमा करा था? क्यों? भाई, अब मैंने आज तो 7:30 का टाइम डाला था ना। अब बताइए, एडवांस इंटरेस्ट इफ इट इज मेंशन ऑन क्रेडिट साइड, व्हाट डज इट मीन इन ट्रायल बैलेंस? ये लायबिलिटी है। मतलब आपने इंटरेस्ट एडवांस में, देखो बेटा, मोटी सी बात समझो, ये आइटम जो है क्रेडिट साइड में, या तो ये इनकम होगा या लायबिलिटी होगी। एडवांस इंटरेस्ट कैन नॉट बी योर इनकम। एडवांस इनकम इनकम नहीं होती है, वो क्या कहलाएगी आपके लिए? लायबिलिटी कहलाएगी। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, अगर आप गलत कर देंगे आइटम को, तो आपका क्वेश्चन का बैंड बच जाना है। इनका ध्यान रखना है आपने कि नेचर क्या है उसका। डिस्काउंट डेबिट साइड क्या होना है? एक्सपेंस है। क्रेडिट साइड क्या होना है? इनकम होना है। रेंट डेबिट साइड क्या होना है? एक्सपेंस होना है। रेंट क्रेडिट साइड क्या होना है? इनकम होना है। रेंट रिसीवेबल अगर लिखा है तो वो डेबिट साइड में दिखेगा। रेंट पेबल लिखा है तो कहाँ दिखेगा? क्रेडिट साइड में दिखेगा। और ये क्या एक्सक्लूसिव एसेट्स से लायबिलिटीज है, तो इनको इस ढंग से ट्रीट करना है आपने। बहुत दिक्कत होती है, मतलब जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं 11th क्लास के बच्चों का, और कभी क्वेश्चन दिख जाए ऐसा वाला, तो दे कमिट, दिस इज अ फ्रीक्वेंट कमिटेड मिस्टेक। इसका आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताया हुआ है, क्या करना है आपने? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक तो लिख देना है पहले। और ये भी बताया था, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आए तो क्या मानेंगे उसे? एडजस्टेड परचेज मानेंगे। फिर वो एक ही जगह पे जाएगा, कहाँ? सिर्फ बैलेंस शीट में। वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड नहीं जाएगा, क्योंकि वो डेबिट साइड में जाके ऑलरेडी क्या हो चुका है? एडजस्ट हो चुका है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख जाए, इसका मतलब क्या है? परचेज से एडजस्ट हो चुका है। उसे कहाँ दिखाना है अब आपको? सिर्फ एसेट्स में दिखाना है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में उसे नहीं दिखाना है। और लॉस बाय फायर मैंने बताया था आपको गुड्स का, तो या तो परचेज से माइनस कर दो, या उसे क्रेडिट साइड में दिखा दो, इट विल सर्व द पर्पस। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के सारे छोटे बड़े अच्छे बुरे केसेस में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। सो अब आपकी बुक के सारे क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है, और अगली क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके डाउट लूंगा। एंड इफ यू वांट एनी क्वेश्चन, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इज इट ओके?
किसी को कुछ आता नहीं आता है तो वो बैठे आके करे और प्रैक्टिस करें यहाँ बैठकर, एंड वील गो अकॉर्डिंग टू दैट।